लोग उस पर कितना दाव लगाते हैं, इसके आधार पर कुल बढ़ सकता है। एक विजेता ने 15 बिलियन से अधिक जीते। सनवू ने इसे एक पागल राशि माना। किम ने उनसे कहा कि उनके लिए यह अर्जित करना भी संभव है क्योंकि सेनानियों पर लगाए गए दाव की तुलना में यह वास्तव में काफी छोटा है। लेकिन उन्होंने उनसे कहा कि इसके नुकसान भी है। कई प्रतियोगी या तो विकलांग हो जाते हैं या अपनी जान गंवा देते हैं। वास्तव में पिछले टूर्नामेंट के केवल 10% प्रतियोगी निहत्थे बाहर चले गए। सनवू ऐसा था, वह पागल है। इतने सारे लोग कैसे मर सकते हैं और यह जनता को पता नहीं है। किम ने कहा, यह ठीक है क्योंकि इतने सारे मर जाते हैं कि रहस्य रखा जाता है। और एक बार जब आप इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर देते हैं तो सबसे पहले हम मौत का बहाना बनाते हैं। उन्होंने जो कहा वह सुनवू के लिए एक बड़े आश्चर्य के रूप में आया। उन्होंने सुनवू को बताया कि अस्पताल टूर्नामेंट की मेजबानी करता है क्योंकि यह मौत की बहाना बनाने के लिए सबसे अच्छी जगह है। किम ने कहा, आप किसी विशिष्ट स्थान पर कैमरे में कैद होकर भी भाग ले सकते हैं या अपनी खुद की मौत की बहाना बनाने के लिए अपने नाम से खरीदारी करना। उसके बाद कोई मौत नहीं है जो वे नकली नहीं कर सकते हैं, चाहे वह गायब हो, गिरने की बीमारी हो या दवा के दुष्प्रभाव हो। सुनवू ने फिर कहा, और अगर मैं इसकी भी रिपोर्ट करूं तो क्या होगा? आप मुझे यह सब क्यों बता रहे हैं? किम ने जवाब दिया, आपको एक पागल ड्रग एडिक्ट के रूप में चित्रित करना मुश्किल नहीं है। या क्या आपको लगता है कि कोई भी एक पागल व्यक्ति पर विश्वास करेगा जो एक टूर्नामेंट की रिपोर्ट कर रहा है जो मौजूद नहीं है? इसके अलावा आप रिपोर्टिंग के बारे में चिंतित होने के लिए कुछ नहीं है क्योंकि आप इसे रिपोर्ट करने से बहुत पहले मृत घोषित कर देंगे। और यही अस्पताल प्रणाली की सुंदरता है। फिर उसने सुनवू को एक बार फिर बताया कि उसका भाग लेना पूरी तरह से उसकी पसंद है और इसलिए उसने उससे पूछा कि क्या वह अब दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना चाहता है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को इस पर सोचने में कुछ दिन लगते हैं। लेकिन उनके आश्चर्य के लिए सुनवू को एक दिन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उन्होंने पहले ही दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने का फैसला कर लिया है। लेकिन उन्होंने किम से कहा कि वह यह सुनिश्चित करें कि वह अपना वादा निभाए और इसलिए किम ने एक बुरी मुस्कान छोड़ दी। लेकिन सुनवू के आश्चर्य के लिए एक नर्स उसके पीछे से दिखाई दी और उसे इंजेक्शन लगाया। हालांकि उसने संघर्ष करने की कोशिश की, लेकिन किम ने होश खोते हुए उससे कहा, चिंता मत करो, यह सिर्फ एनेस्थीसिया है जो आपको अखाड़े में ले जाता है। सुनवू याद रखें, टूर्नामेंट में भाग लेते समय ही आपके माता पिता का ध्यान रखा जाएगा, इसलिए जीतना सुनिश्चित करें और अपनी सभी समस्याओं का समाधान करें। बस ऐसे ही वह बेहोश हो गया और कुछ मिनटों के बाद वह धीरे धीरे अपनी चेतना वापस पा रहा था। उस पल में उसने सोचा कि वह मर चुका था क्योंकि उसे पता नहीं था कि क्या हो रहा था, नहीं वह जगह जहां वे उसे ले जा रहे थे क्योंकि उसे बिस्तर पर ले जाया जा रहा था। लेकिन जब उसने उस मार्ग को देखा जिसमें उसे ले जाया गया है तो उसने उस व्यक्ति से कहा जो उसे धक्का दे रहा था, मैं कहाँ हूँ? उस व्यक्ति ने उसे चुप रहने और चलते रहने के लिए कहा क्योंकि उसे जल्द ही पता चल जाएगा कि यह नरक कहाँ है। एक अन्य दृश्य में होसिन समूह के वाइस चीफ चा यूंगवू के कार्यालय के अंदर होसिन ग्रुप कंपनी संदरा के साधन के रूप में हम वाइस चीफ यूंगवू को बुलाएंगे। किम ने अपने बॉस येओनवू को सनवू के बारे में बताया। येओनवू ने तब किम से कहा, क्या आपको वास्तव में लगता है कि हाई स्कूल के छात्र को हमारे प्रतिनिधि सेनानी के रूप में उपयोग करना समझ में आता है, भले ही उसने ब्लैक बियर को नीचे गिरा दिया हो? किम ने अपना चश्मा छूते हुए कहा, बेशक उपराष्ट्रपति ह्यूंग नीम इस विचार पर हंस सकते हैं, लेकिन यह जितना हास्यास्पद लगता है उतना ही बेहतर है, क्योंकि अगर हम उस उपराष्ट्रपति को प्राप्त करना चाहते हैं जो आपकी शर्त में भाग लेने के लिए लड़ाई के युद्ध से ग्रस्त है, तो हमें कम आंकने की आवश्यकता है। यूंगवू ने किम से कहा, क्या आप यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ इस एक छात्र के साथ हम ह्यूंग नीम को नीचे ला सकते हैं? किम ने उन्हें बताया कि यह संभव है क्योंकि उन्होंने ब्लैक बियर की हंडी कुचलने की तकनीक से बचने के बाद सनवू के शरीर की जांच की और उनकी स्थिति विश्वास से परे है। लेकिन यूंगवू को पता नहीं था कि उसका क्या मतलब है। उसी समय फाइटिंग वार्ड में सनवू जाग गया, यह नहीं जानता कि वह कहाँ था, नहीं उस व्यक्ति की पहचान जो उस पर कदम रखने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जब वह अपने होश में वापस आया तो वह लगभग आगे बढ़ गया था। सौभाग्य से गार्ड ने उस आदमी से कहा कि वह उसे पीछे हटने के लिए स्तंभ करना चाहता है, अन्यथा वे उसे गोली मार देंगे। आदमी तुरंत पीछे हट गया, जबकि सनवू जमीन पर था और ड्रोन चारों ओर घूम रहे थे।
ड्रोन में से एक ने सनवू से संपर्क किया ताकि पुष्टि की जा सके कि वह जाग गया है। सनवू को पता नहीं था कि वह कहाँ है, लेकिन इससे भी अजीब बात यह है कि उसके शरीर पर छात्र की वर्दी है, क्योंकि वह नहीं था जिसने इसे पहना था। इसके बाद ड्रोन के जरिए घोषणा की गई कि अब पहले दौर का मैच शुरू होगा। उन्हें बताया गया कि पहला दौर डोपिंग टेस्ट राउंड है, जो मुख्य युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए 200 सेनानियों की उपयुक्तता निर्धारित करेगा। उन्हें बेतरतीब ढंग से कई प्रकार के डोपिंग एजेंटों में से एक दिया जाएगा। प्रत्येक एक विशिष्ट शारीरिक क्षमता को बढ़ाता है, और इसलिए प्रसारण देखने वाले वीआईपी को बताया गया कि वे अब से अपना दाव लगा सकते हैं। प्रत्येक सेनानी के पास अपने स्वयं के डोपिंग सेट है। दूसरी ओर लड़के ने उत्साह से खुद को इंजेक्ट करने के लिए अपनी डोपिंग बंदूक ले ली, जबकि सुनवू खुद से कह रहा था कि उसने पहले ही अपने माता पिता से न लड़ने का वादा तोड़ दिया था। साथ ही स्कूल से स्नातक होने का वादा भी किया था, लेकिन उसने ड्रग्स का उपयोग न करने के अपने आखिरी वादे को नहीं तोड़ने का फैसला किया। अचानक वह यह देखकर आश्चर्यचकित था कि उस आदमी ने पहले ही डोपिंग बंदूक के साथ खुद को इंजेक्शन लगा लिया था, और उसने इस प्रक्रिया में इतना खून खांसी किया। एक पल के लिए वह अपने पूरे शरीर में किसी तरह अजीब महसूस कर रहा था, लेकिन वह डोपिंग के प्रभाव को महसूस करना शुरू कर दिया, और वह वास्तव में अपने शरीर के माध्यम से बढ़ती शक्ति का आनंद ले रहा था। सुंदू ऐसा था, यह क्या बकवास है। लेकिन अपने आश्चर्य के लिए वह आदमी आगे कूद गया। सुनवू के चेहरे को स्तंभ करने के लिए तैयार था, लेकिन सनवू तेजी से चकमा दे गया, और वह आदमी दीवार से टकरा गया, और प्रभाव के बाद बल दीवार को चकनाचूर करने में सक्षम था। सनवू को पता नहीं था कि लड़का अचानक किस तरह का राक्षस बन गया है, क्योंकि लड़का पतला था और उसके पास सिर्फ एक सेकंड पहले कोई मांसपेशियां नहीं थीं। तो उसने सोचा कि क्या लड़के की मांसपेशियों में वृद्धि हुई है या कुछ और। ड्रोन ने तब घोषणा की कि आदमी ने सफलतापूर्वक अपनी शक्ति बया दी है। वह आदमी इस तथ्य पर उत्साह से हंसे कि वह पावर डोपिंग जैकपॉट को हिट करने के लिए भाग्यशाली था। उसने उत्साह के साथ कहा, यह शर्म की बात है कि मैं अभी नहीं छोड़ सकता, अन्यथा मैं उन सभी लोगों को तोड़ना पसंद करूंगा जो मुझे एक कर्कश हारे हुए व्यक्ति के रूप में मजाक करते थे। इसके बाद वह अपनी जगह से चला गया और पलक झपकते ही सुनवू के सामने आ गया। अब मुझे इसे मजेदार बनाने के लिए इस छोटे से बव्वा को कैसे मारना चाहिए। लेकिन उस आदमी को सनवू ने प्रतिक्रिया देने में सक्षम होने के बिना उसके चेहरे पर मुक्का मारा, और वह तुरंत पीछे हट गया। उस आदमी को उस छोटे से मुक्के पर गुस्सा आ रहा था, इसलिए उसने सोचा कि सुनवू भी उसे उसी तरह देख रहा है जैसे उसके दोस्त करते हैं। लेकिन सुनवू ने उस आदमी की सभी बकवास की परवाह नहीं की, बल्कि वह उस आदमी का आकलन कर रहा था, और उसने पहले उस आदमी पर जो मुक्का फेंका था वह उसका आकलन करने के लिए था। उन्होंने खुद से कहा कि ऐसा लगता है कि लड़के की प्रतिक्रिया की गति नहीं बढ़ी है, इसलिए यदि वह धीरे धीरे दूरी को बंद कर देता है और एक उद्घाटन बनाता है तो उसके पास एक मौका हो सकता है। लेकिन उसके आश्चर्य के लिए वह आदमी पूरी गति से उसकी ओर चार्ज हुआ और धमाका किया। उस आदमी ने उस पल में अपना सिर तोड़ दिया। सनवू जानता था कि वह इस तरह के राक्षस के साथ नहीं रह पाएगा, इसलिए उसने किसी तरह लड़के के चेहरे को निशाना बनाने का फैसला किया। फिर उसने कुशलता से मध्यवा में अपना संतुलन हासिल करने की कोशिश की, लेकिन उस आदमी ने उसे बाहर निकाल दिया, जिससे उसे इस प्रक्रिया में खून निकल गया। उस आदमी ने सुनवू को अपनी सांस पकड़ने नहीं दिया, और जबकि सुनवू अभी तक पहले झटके से उबर नहीं पाया है, उसने अपने पैरों को मध्य हवा में पकड़ लिया और उसने उत्साह से उसे जमीन पर पटक दिया। उसने सनवू को उत्साह के साथ बताया कि उसे उसकी हरकतों को देखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसे सिर्फ पाश्विक ताकत के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। सुनवू काफी असहाय था। किसी के शरीर पर इस तरह के नुकसान ने अंततः उन्हें धर्म से मिलने के लिए प्रेरित किया होगा, लेकिन सनवू के पास साजिश कवच है। वह आदमी सुनवू को बताते हुए उत्साह के साथ हंस रहा था कि उसे कुचलना अद्भुत लगता है। फिर उसने सुनवू से कहा, क्या हम देखेंगे कि किसी व्यक्ति को कितनी दूर तक कुचला जा सकता है। इसके बाद वह आदमी सुनवू को मिटाने के उद्देश्य से कूद गया। जब वह बीच हवा में था तो उसने उत्साह से कहा, उन सभी को बताओ जो मुझे नीचे देखते हैं, बाहर आने के लिए, क्योंकि अब मैं राजा हूँ। और बैंक आदमी सुनवू की छाती पर उतरा। उन्होंने सनवू को अजीब तरीके से बताया कि किसी को कुचलने का सबसे अच्छा हिस्सा निश्चित रूप से पसलियां है। कुछ घंटे पहले वापस जाकर येओनवू के कार्यालय में वापस किम ने येओनवू को बताया कि उन्होंने ब्लैक बियर के हंडी कुचलने वाले हमले से बचने के बाद सनवू के शरीर की जांच की, और उन्होंने जो पाया वह अविश्वसनीय था।
उन्होंने पाया कि सनवू की अस्थि घनत्व सामान्य व्यक्ति की तुलना में 10 गुना अधिक है। कहने का तात्पर्य यह है कि सनवू का अस्थि घनत्व मानव का नहीं है, जिसका अर्थ है कि सामान्य हमले सनवू को नुकसान पहुंचाने में असमर्थ होंगे। और इसलिए जब वह लड़का सनवू पर कदम रखने का आनंद लेने में व्यस्त था, तो सनवू ने अपना पैर पकड़ लिया और वह कुशलता से लड़के के चंगुल से बच गया। उस आदमी ने सनवू के पैर को पकड़ने की कोशिश की क्योंकि यह हवा में खुला था, लेकिन सनवू ने तेजी से अपने पैर की स्थिति बदल दी और उसने तुरंत खुद को दूर कर लिया। वह आदमी हैरान था कि कैसे सनवू अभी भी डोपिंग के बिना ठीक था, लेकिन उसने अपनी कमजोरी को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, बल्कि उन्होंने इसे अपने शरीर के परिणाम स्वरूप समझा जो अभी तक डोपिंग सनसनी को पूरी तरह से समायोजित नहीं कर रहा है। उसी समय सनवू ने खुद से कहा कि राक्षस निश्चित रूप से धीमा हो गया है और उसे यकीन है कि उसकी सहन शक्ति को बढ़ाया नहीं गया है, इसलिए जब तक वह पकड़े जाने से बचता है वह लड़के के चेहरे के लिए लक्ष्य बना सकता है। लेकिन इसे हासिल करने के लिए उसे सत्ता पर भरोसा करने के बजाय त्वरित खून से मारने होंगे। इसके बाद वह उस आदमी की ओर बढ़ा। वह आदमी खुश था कि सनवू उसकी ओर आ रहा है, इसलिए उसने अपने हाथ से एक घातक प्रहार करने का फैसला किया, लेकिन सनवू ने तेजी से इसे चकमा दिया और धमाका, उसने लड़के के चेहरे पर एक त्वरित बाएं जैब को उतारा। उस आदमी ने तुरंत अपने बाएं हाथ से जवाबी हमला करने की कोशिश की, लेकिन सनवू ने चकमा दिया और फिर से टक्कर मार दी। उन्होंने बढ़ी हुई क्षति के साथ एक तेज दाहिना जैब उतारा। आदमी एक पल के लिए वहां संतुलन खो दिया, लेकिन सनवू ने उसे लगातार कई जैब्स लॉन्च करके अपनी सांस पकड़ने का समय नहीं दिया जब तक कि आदमी को ऐसा नहीं लगता कि वह चेतना खोने वाला था। सनवू, जिन्होंने इस सुनहरे अवसर को देखा, ने सिर्फ एक बड़ा झटका देकर लड़ाई को समाप्त करने का फैसला किया, और जैसे ही वह उस बड़ी हिट को उतारने वाला था, उस आदमी को होश आ गया और उसने मुस्कुराते हुए सनवू के हाथों को पकड़ लिया, जैसे कि वह इस पल का इंतजार कर रहा हो। उसने मजाक उड़ाते हुए सनवू से कहा, मैं आखिरकार तुम्हें मिल गया। आप इतने उत्साहित थे कि यह भी महसूस नहीं कर रहे थे कि मैंने आपको उद्देश्य से मुझे मारने दिया। लेकिन सनवू ने उससे कहा, तुमने क्या सोचा कि मैंने तुम्हें जानबूझकर मुझे पकड़ने नहीं दिया? फिर उन्होंने उस आदमी से पूछा कि क्या वह जानता है कि कंगारू एक बड़ी हिट लैंडिंग से पहले अपने प्रतिद्वंद्वी की बाहों को क्यों पकड़ते हैं और धमाका करते हैं, इससे पहले कि आदमी समझ सके कि क्या हो रहा है। सनवू ने एक पागल कलाबाजी का प्रदर्शन किया, जिससे लड़के को भारी पैर की हड़ताल से बुरी तरह घायल कर दिया गया। तुरंत आदमी को जमीन पर भेज दिया गया। इस बार उस आदमी को पता नहीं था कि क्या हो रहा है, क्योंकि वह अपने शरीर को उठाने में असमर्थ था। उसने गुस्से में जोर से कहा, और वह धिक्कार की तरह था, मेरा शरीर ऐसा क्यों है? ऐसा कोई तरीका नहीं है कि मैं उस व्यक्ति के खिलाफ इस तरह संघर्ष कर रहा हूं जिसने डोप भी नहीं किया है। फिर उन्होंने डोपिंग खुराक को देखा और उन्होंने एक और लेने का फैसला किया, क्योंकि ऐसा लगता है कि पहला उसे शामिल करने के लिए पर्याप्त नहीं था। सनवू, जिसने उसे एक और शॉट लेने की कोशिश करते हुए देखा, तुरंत उसे रोकने का फैसला किया, क्योंकि वह डोपिंग शॉट था जो उसे दिया गया था। लेकिन इससे पहले कि सनवू उस आदमी तक पहुंच पाता, उस आदमी ने पहले ही खुद को इंजेक्शन लगा लिया था। ड्रोन ने तब घोषणा की कि सहनशक्ति डोपिंग सफलतापूर्वक लागू की गई है, और ठीक उसी तरह उस आदमी ने सनवू को मध्य हवा में भाला दिया, जिससे सनवू को 1 टन खून निकल गया। वह इतने पर ही नहीं रुका, उसने गुस्से में सनवू को बीच हवा में पकड़ लिया और उसने उसे सीधे जमीन पर पटक दिया। ड्रोन यह जांचने के लिए आया था कि सनवू अभी भी जीवित है या नहीं, लेकिन आदमी ने ड्रोन को दूर धकेल दिया क्योंकि यह अभी खत्म नहीं हुआ है। फिर उसने सनवू को गर्दन से पकड़ते हुए कहा, कुछ ऐसा है जो मैं हमेशा प्राप्त करने के बाद करना चाहता था। हाँ, यह आप जैसे कीटों के लिए भावना है, इसलिए मुझे इसे सही महसूस करने के लिए आपकी सांस को पूरी तरह से काटना होगा। लेकिन अचानक, जैसे ही सनवू हार मानने वाला था, वह आदमी सीधे जमीन पर चला गया और उसकी मृत्यु हो गई। ड्रोन ने घोषणा की कि खिलाड़ी की मौत के कारण खेल खत्म हो गया है। लड़ाई देख रहे यूवू को पता नहीं था कि क्या हुआ, नहीं उस आदमी की मौत कैसे हुई, लेकिन किम ने उसे बताया कि उस आदमी की मौत डोपिंग के ओवरडोज के कारण हुई है। उसने अपने चश्मे को छुआ और उसने कहा, एक बार में 2 अलग अलग डोपिंग का प्रयास करते समय जीवित रहने की दर 5% से कम है, और चूंकि वह आदमी पहले से ही सफलतापूर्वक पावर डोपिंग से गुजर चुका था और उसे सहनशक्ति डोपिंग के साथ इंजेक्शन दिया गया था, इसलिए वह मरने के लिए बाध्य था। यूं वो ऐसा था
ठीक है, मुझे स्वीकार करना होगा, आप भाग्यशाली है क्योंकि आपके प्रतिद्वंद्वी ने अपने दम पर मरना चुना। किम ने उससे कहा, शायद मैं भाग्यशाली हूँ, लेकिन इसे सिर्फ भाग्य कहना काफी फिट नहीं है, क्योंकि सनवू का शरीर असामान्य रूप से अजीब है। लेकिन येओनवू ने उसे बताया कि कुछ भी अजीब नहीं है, सिवाय इस तथ्य के कि उसका शरीर आसानी से नहीं टूटता है। फिर उसने कहा, तुम अच्छी तरह जानते हो कि यह जगह और भी पागल राक्षसों से भरी हुई है। लेकिन किम ने उन्हें बताया कि सनवू काफी अलग है, क्योंकि उनके पास डोपिंग क्षमताओं के साथ वे मांसपेशियों, अंगों, हार्मोन को बया सकते हैं। कुछ भी बयाया जा सकता है, सिवाय एक चीज के जिसे बयाया नहीं जा सकता है, जो हंडी है। तो इसके पीछे जरूर कोई खास राज है, और यही बात सुनवू को खास बनाती है। युनवू ने कहा, हम देखेंगे कि मुख्य दौर में प्रवेश करने के बाद उनकी हड्डियां कितनी प्रभावी होती है। इसके बाद उन्होंने किम से पूछा, आगे बढ़ने की अगली सीढ़ी क्या है? किम ने फिर से अपने चश्मे को छूते हुए जवाब दिया, चूंकि सनवू ने डोपिंग राउंड टेस्ट पास कर लिया है, इसलिए उसे पहले तत्काल उपचार मिलेगा, और फिर वह जीवित राक्षसों से मिलेंगे, जिन्होंने एक ही स्थान पर सभी प्रकार की शक्तियां हासिल कर ली होंगी। कुछ मिनट बाद फाइटिंग वार्ड ट्रीटमेंट रूम में सनवू चिंतित नजर से खुद से कहते हुए बैठ गया कि वह आदमी वास्तव में उसकी वजह से मर गया। लेकिन उसने इस तरह की कमजोर मानसिकता नहीं रखने का फैसला किया, क्योंकि वह था जो केवल उस आदमी को नीचे गिराने की कोशिश करते हुए लगभग मर गया था, और इसलिए उसे हर संभव प्रयास करने की आवश्यकता थी, क्योंकि वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो अपनी मां और पिताजी को बचा सकता है। जब वह दिनों में था, ड्रोन ने उससे संपर्क किया और उसने घोषणा की कि राउंड पास करने वाले सभी खिलाड़ी तैयार हैं। अब उन सभी को लॉबी में जाना चाहिए। वहां के एक परिचारक ने उसे बताया कि अब से गाइड वह सब कुछ समझाएगा जिसके बारे में वह उत्सुक है, और जब तक वह गाइड का पालन करता है तब तक वह ठीक रहेगा। उन्हें यह भी चेतावनी दी गई थी कि वे कुछ भी मूर्खतापूर्ण न करें, क्योंकि सभी गाइड घातक हथियारों से लैस हैं, और इसलिए उन्हें ड्रोन द्वारा लॉबी में ले जाया जा रहा था, जो उनके गाइड के रूप में कार्य कर रहा है। चलते समय वह सोच रहा था कि बिल्ली कहाँ है, शायद यह किसी तरह की भूमिगत गुफा है। उन्होंने खुद से कहा कि वे वास्तव में यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि वे भागने के बारे में सोचे भी नहीं। वह ऐसा था, अरे काश मैं कम से कम यह जांचने के लिए फोन कर सकता कि माँ ठीक है या नहीं। इसलिए उसने जीवित रहने का फैसला किया, क्योंकि कम से कम उन्होंने वादा किया था कि जब तक वह लड़ाई में भाग ले रहा है तब तक उसकी माँ और पिता सुरक्षित रहेंगे। लेकिन वह काफी चिंतित था, क्योंकि यह लड़ाई उन झगड़ों की तरह नहीं है जिनकी उसने कल्पना की थी। बाहरी लोगों ने सोचा कि वह एक भयानक राक्षस था, लेकिन यहाँ तक कि सड़क के बदमाश भी दूसरे स्तर पर है। इसलिए उन्होंने सोचा कि लॉबी में इकट्ठा हुए राक्षस कितने बदतर है। गाइड ने उसे बताया कि वह खिलाड़ी लॉबी में आ गया है, इसलिए दरवाजा खुला और वह अंदर चला गया। एक घोषणा की गई थी कि सभी खिलाड़ी लॉबी में प्रवेश कर चुके हैं, इसलिए वे 124 प्रतिभागियों के साथ खेल शुरू करेंगे। उन सभी को ब्रीफिंग के लिए मॉनिटर के सामने इकट्ठा होने के लिए कहा गया था, जो जल्द ही शुरू होने वाली है। सुनवू ने खुद से कहा, ये राक्षस क्या है? वे पहले दौर में मिले लोगों से पूरी तरह से अलग स्तर पर है, इसलिए उन्होंने आधिकारिक मैच शुरू होने तक रडार के नीचे रहने का फैसला किया, अगर वह व्यर्थ लड़ाई से अनावश्यक चोटों से बचना चाहते हैं। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से पर्याप्त किसी ने उससे संपर्क किया। उस व्यक्ति ने सुनवू से कहा, हे हाई स्कूल के बच्चे, तुमने इसे यहाँ कैसे बनाया? क्या इस बड़े भाई को आपके साथ थोड़ी देर के लिए खेलना चाहिए? सनवू ऐसा था, लानत है, मैं इस वर्दी के साथ किसी का ध्यान नहीं रह सकता। इसलिए वह चाहता था कि उन्हें पहले से ही ब्रीफिंग शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि वह किसी भी अनावश्यक लड़ाई में शामिल नहीं होना चाहता है। उसी समय लोगों का दूसरा समूह, जो एक जोकर और केकरे की तरह दिखता था, हंस रहा था। जोकर आदमी ने केकरे वाले से कहा कि उसने सुना है कि हाई स्कूल का बच्चा योग्य है, क्योंकि उसके प्रतिद्वंद्वी ने पहले दौर में अपने ही डोपिंग पर ओवरडोज किया था। केकरा आदमी जैसा था, इसलिए उसने अभी तक डोप भी नहीं किया है। जोकर आदमी ने कहा, यह देखकर कि उन्होंने उसे अपने स्कूल की वर्दी में डाल दिया, इसका मतलब है कि अमीर लोग शायद कुछ दयनीय तमाशा चाहते थे। केकरे वाले ने तब सनवू के साथ कुछ मस्ती करने का फैसला किया, क्योंकि वह उब गया है। लेकिन जोकर आदमी ने उसे अपना सिर नीचे रखने और दूर चलने के लिए कहा, क्योंकि ऐसा लगता है कि किसी और की नजर पहले से ही उस पर है। तभी पीछे से किसी ने सनवू को बुलाया। उस व्यक्ति ने सनवू से कहा,
जब कोई पूछता है कि क्या आप खेलना चाहते हैं तो आपको जवाब देना चाहिए। फिर उसने सनवू के सिर पर हाथ रखा। उसने उससे कहा कि अगर उसने जवाब नहीं दिया तो वह उसे मार डालेगा। सनवू ऐसा था, हाँ, इन पागलों के बीच जीवित रहने के लिए मुझे और भी पागल बनना होगा। फिर वह तेजी से उस आदमी पर हमला करने के लिए घूमा क्योंकि वह आदमी उस पर हमला करने वाला था। लेकिन उसके आश्चर्य के लिए एक आदमी उसके बचाव में आया और बड़े आदमी को रोक दिया। आदमी ने बड़े आदमी को रुकने के लिए कहा। बड़ा आदमी ऐसा था, अब क्या? हालांकि बड़ा आदमी के हाथ को कसकर निचोड़ रहा था, लेकिन आदमी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई, बल्कि उन्होंने बड़े आदमी से कहा कि हमारे नायक को जाने दे क्योंकि वह सिर्फ एक युवा छात्र है। इसके बाद उसने जबरदस्ती अपना हाथ खींच लिया। बड़े आदमी ने उससे कहा, क्या आप जैसा एक आदमी केवल एक हाथ से डोप किया गया है जो मुझे इस तरह के कमजोर आदमी पर ले जाने की कोशिश कर रहा है? सनवू वास्तव में लड़के के शब्द से नाराज हो रहा था, लेकिन उसने नोटिस न करने का नाटक करने का फैसला किया क्योंकि यह अनावश्यक रूप से घायल होने से बेहतर है। बड़े आदमी ने तब मौके पर आदमी को मारने का फैसला किया। सनवू उस तरह का लड़का था जो तब भी नहीं रहेगा जब उसे धमकाया जा रहा हो, लेकिन अपने सबसे बड़े आश्चर्य के लिए उसने ड्रोन से बंदूक की गोली सुनी और जिस व्यक्ति को नीचे ले जाया गया वह बड़ा आदमी था। ड्रोन के माध्यम से एक घोषणा की गई थी कि ब्रीफिंग शुरू होने वाली है, इसलिए जो कोई भी निर्धारित कार्यक्रम के बाहर नुकसान पहुंचाता है उसे तुरंत निष्पादित किया जाएगा। सुंडू ऐसा था, अरे वे बिना किसी चेतावनी के भी लोगों को इतनी आसानी से मार देते हैं। क्या कोई वास्तव में यहाँ जीवित रह सकता है? लेकिन उनके आश्चर्य के लिए एक नकाबपोश व्यक्ति द्वारा स्क्रीन के माध्यम से जोश के साथ एक घोषणा की गई थी। उस व्यक्ति ने उनसे कहा, जो बच गए उन्हें बधाई। आपने अभी जो डोपिंग टेस्ट राउंड पूरा किया है वह एक ऐसी घटना थी जहां जब तक आप जीवित रहे तब तक कोई एलिमिनेशन नहीं था, लेकिन अब से एक दौर हारने का मतलब है एलिमिनेशन, और उन्मूलन से हमारा मतलब है कि आगे की लड़ाई के लिए अक्षम हो जाना। लेकिन इसके बावजूद हम जानते हैं कि आप सभी के यहाँ 10 बिलियन जीते गए भव्य पुरस्कार के लिए है। हर कोई इतनी बड़ी रकम देखकर उत्साहित था और उस समय वे नकदी पर अपना हाथ पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि सनवू भी खुद से कह रहा था कि इतने पैसे से उसका पूरा परिवार आखिरकार इंसानों की तरह रह सकता है, इसलिए वह इसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। लेकिन उस व्यक्ति ने उन्हें बताया कि दुर्भाग्य से केवल एक ही व्यक्ति पुरस्कार जीत सकता है, लेकिन उन्हें निराश नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर वे शीर्ष 16 में जगह बनाते हैं और जीवित रहते हैं तो उन्हें वीआईपी द्वारा उन पर दाव लगाने वाले गेम मनी का 5% प्राप्त होगा। सभी खिलाड़ी इतने उत्साहित थे, कुछ कमजोर कह रहे थे कि वे पुरस्कार और सट्टेबाजी के पैसे दोनों को स्वीप करेंगे। उस व्यक्ति ने तब उन्हें बताया कि प्रत्येक खिलाड़ी का अपना प्रसारण चैनल होगा और उन्हें एक एक गाइड सौंपा जाएगा जो उनके कैमरे के रूप में भी काम करेगा। वीआईपी उन खिलाड़ियों के चैनल देखेंगे जिनके बारे में उनका मानना है कि वे जीतेंगे और अपना दाव लगाएंगे। संक्षेप में, उन्हें वीआईपी से जितना अधिक ध्यान मिलता है उतना ही अधिक पैसा वे कमा सकते हैं। इसलिए उन्हें अधिक से अधिक वीआईपी दर्शकों को सुरक्षित करने का प्रयास करना चाहिए और एक भाग्य में रेक करना चाहिए। अब वे उन्हें एक 5 व्यक्ति कमरा प्रदान करेंगे जहां वे खेल समाप्त होने तक रहेंगे, इसलिए उन्हें अपने रूममेट्स चुनने के लिए स्वतंत्र महसूस करना चाहिए और किसी भी और प्रश्न के लिए उनका गाइड उनकी सहायता करेगा। इसलिए उनसे कहा गया कि कृपया अपने कमरों में चले जाएं। जोकर आदमी केकड़े वाले से कह रहा था कि वीआईपी का ध्यान आकर्षित करने के लिए उसे मजबूत लोगों के साथ रहने और कुछ बड़ी चालें खींचने की जरूरत है। केकड़े वाले ने कहा, अगर मैं उस हाई स्कूलर जैसे बच्चों के साथ कमरा लेता हूँ तो मैं एक पैसा भी नहीं कमा सकता। उसी समय सनवू ऐसा था, लानत है, यहाँ तक कि एक कमरा ढूंढना भी आसान नहीं होगा। लेकिन जिस व्यक्ति ने उसे पहले बचाया था उसने उसे बहुत ज्यादा चिंता न करने के लिए कहा क्योंकि वह सुनिश्चित करेगा कि आधिकारिक मैच शुरू होने तक उसके साथ कुछ भी न हो। सनवू ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने उस आदमी के हाथ को देखा जो पहले गोली मारने वाले बड़े आदमी की पकड़ के कारण हिल रहा था। अचानक कोई उसके पास से गुजरा, लेकिन ऐसा लगता है कि वह जानता है कि वह व्यक्ति कौन है। शायद यह कोई प्रसिद्ध व्यक्ति है। उस आदमी ने सनवू से कहा, ऐसा लगता है कि वहां पर एक कमरा है जो प्रतिस्पर्धा से मुक्त है, तो चलो इसे देखते हैं। सनवू ने संदिग्ध रूप से खुद से कहा कि वह आदमी उसकी वजह से घायल हो गया।
और अब वह उसके साथ कमरा लेना चाहता है जिससे बाकी सभी बच रहे हैं। हालांकि वह अपने इरादों को नहीं जानता है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कौन सा कमरा चुनता है। खतरा हर जगह होगा, इसलिए वह उस आदमी का पीछा करने लगा। जोकर आदमी जिसने उन दोनों को देखा वह ऐसा था। वार, यह समूह पूरी तरह से गड़बड़ है। केक वाले ने भविष्यवाणी की कि उनके समूह के लिए सबसे कम दर्शकों की संख्या की गारंटी है। मस्तरे आदमी ने फिर कहा, यही कारण है कि मैं उन लोगों के बगल वाले कमरे में आया जो ऐसा लगता है कि वे दर्शकों की संख्या में नंबर 1 होंगे। हालांकि एक ही कमरे को साझा करना बहुत खतरनाक हो सकता है, लेकिन अगले दरवाजे होने का मतलब है कि मैं मिल जाऊंगा।